बडीज, वेलकम बैक। आज हम जो है अपने एडा के लेक्चर के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम समझेंगे कि किस तरीके से हमको अगर अलग अलग तरीके के सिनेरियोज देखने को मिल जाते हैं अपने कोड के अंदर, तो वहां पे हमको उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से निकालना होता है। मेजरली हम इस वीडियो के अंदर लूप के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे कि कैसे अगर हमको अलग अलग तरीके के लूप के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसके अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से गेस कर सकते हैं या फिर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपको मान लो कि कोई ऐसा लूप दे रखा है, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस सी आउट सर्वर, जो भी आपका नाम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना है या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करना है कि अगर ये लूप मेरा चलता है तो इस लूप के चलने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या होने वाली है। वो चीज़ मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा? मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि n की कोई वैल्यू लेट कर लूंगा। मान लो मैंने 10 लेट कर लिया। जब मैंने n की वैल्यू को 10 लेट करा और यहाँ पे बेसिकली i की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे सी आउट का काउंट शो हो रहा है कि आई की इस वैल्यू पर सी आउट कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, जब आई की वैल्यू मेरी 0 होगी, ठीक है, आई की वैल्यू जब मेरी 0 होगी तो सी आउट मेरा, क्योंकि इस केस में 0 स्मॉलर देन 10 होगा। ठीक है, उसके बाद ये अंदर चला जाएगा लूप के और मेरा नेम यहाँ पे एक बारी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू मेरी उस केस में 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 हो जाएगी फिर दोबारा से मेरी कंडीशन चेक होगी, मेरा नाम दोबारा से प्रिंट होगा। लेकिन अब मेरा सी आउट जो है वो 2 बारी प्रिंट हो चुका होगा इस केस में। ठीक है, आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू की दोबारा कंडीशन चेक होगी, दोबारा मेरा नाम प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 2 थी इस केस में, लेकिन सी आउट जो है वो मेरा 3 बारी एग्जीक्यूट हो चुका था। ठीक है, उस तरीके से जब ये 10, मान लो आई की वैल्यू जब 10 हो गई मेरी, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू मैंने क्या लिया, 10 लिया है। जब आई की वैल्यू मेरी 10 हो जाएगी तो इस केस में ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरी क्योंकि ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में मेरा सी आउट वाला जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा और बस आई की वैल्यू 9 तक ही, क्योंकि कंडीशन मेरी स्मॉलर देन एन है, इक्वल टू एन तक मेरी कंडीशन ये नहीं है। अगर ये स्मॉलर देन एन है और ये 9, आई इज इक्वल टू 9 तक जब चलेगा तो तब तक मेरी सी आउट जो है वो 10 बारी एग्जीक्यूट हो चुका होगा। ठीक है, मैंने एन की वैल्यू क्या ले रखी थी, 10, और सी आउट मेरा कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे, 10 बारी। ठीक है, मतलब कि इस लूप के अंदर जितनी भी, यहाँ पे तो सिर्फ अभी एक ही स्टेटमेंट लिख रखी है मैंने, लेकिन इसके अलावा मान लो काफी बहुत सारे लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे हो सकती थी, तो वो टोटल स्टेटमेंट्स मेरी n बारी एग्जीक्यूट होती, क्योंकि ये सी आउट मेरा एक बारी एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अगर मान लो मैं आई की वैल्यू को 5 रखता हूँ तब भी सी आउट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ मेरा यहाँ पे, 5 बारी। अगर आई की वैल्यू को मान लो मैं 2 रख के देखता हूँ तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ मेरा यहाँ पे, 2। तो मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। वो पैटर्न क्या है कि जो भी मेरा यहाँ पे n की वैल्यू मैं लेट कर रहा हूँ, मेरा जो अंदर इस लूप के जितने वो स्टेटमेंट जितनी भी मैंने लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ एक सी आउट की स्टेटमेंट है, तो ये सी आउट की स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा यहाँ पे, n बारी एग्जीक्यूट हो रहा है। चाहे n की वैल्यू को मैं 10 रख रहा हूँ तो 10 बारी एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर मैं 5 रख के देख रहा हूँ तो 5 बारी एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर मैं 2 रख के देख रहा हूँ तो मेरा 2 बारी ये वाला जो स्टेटमेंट है मेरी सी आउट वाली वो प्रिंट हो रही है। यहाँ पे अगर 10 लाइन ऑफ कोड सी आउट होता, स्कैनएफ होता या फिर सीन होता या फिर कितनी भी चीजें आप इसके अंदर लिखते हैं, वो सारी की सारी मेरी n बारी एग्जीक्यूट हो गई। इसलिए इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं कह सकता हूँ ये O ऑफ n है। O ऑफ n क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितना भी यहाँ पे n की वैल्यू इनपुट आएगा, अंदर की स्टेटमेंट उतनी बार ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसलिए ये हमारा लीनियर टाइम यहाँ पे है, क्योंकि ये n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है अंदर की स्टेटमेंट्स। अब अगले क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, आई को 0 से इनिशियलाइज नहीं करा, इस वाले के अंदर मैंने 0 से इनिशियलाइज करा था और 0 से लेके n-1 तक मेरा यहाँ पे लूप चला था। मतलब बेसिकली ये स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो मेरी n तक चेक हुई थी। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, i इज इक्वल टू n करा है, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस करा है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे भी मान लो मैं 10 रखता हूँ शुरुआत में, तो अगर मैं 10 रखूंगा तो i की वैल्यू मेरी 10 से इनिशियलाइज होगी। जब 10 से इनिशियलाइज होगी, 10 मेरा 0 से बड़ा होता है, हाँ होता है, सी आउट मेरा उस टाइम प्रिंट हो जाएगा। हाँ, तो कितनी बार प्रिंट हुआ अभी मेरा सी आउट, एक बार ही अभी प्रिंट हुआ है। उसके बाद i माइनस माइनस होगा, 10 से क्या हो जाएगी i की वैल्यू, 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 9 अभी भी ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। सी आउट दोबारा से प्रिंट हो जाएगा, सी आउट कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है, 2 बार ही एग्जीक्यूट हो चुका है। सिमिलरली हमारे ये वाला लूप वापस से चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलता रहेगा ये,
मेरा ये चलता रहेगा 0 तक, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0 मेरी कंडीशन ट्रू होगी, उस केस में ये चलेगा। तो जब ये आई की वैल्यू मेरी 1 होगी तब तक मेरा जो सी आउट है वो 10 बारी प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू मेरी 0 हो गई, 0 ग्रेटर देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू होती है? नहीं, 0 और 0 बराबर होते हैं, कोई एक दूसरे से ग्रेटर नहीं होता। तो उस केस में ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी जब आई की वैल्यू 0 होगी। लेकिन जब इस कंडीशन पर हम पहुंचेंगे तब तक मेरी सी आउट जो है वो 10 बारी एग्जीक्यूट हो चुका होगा। और ये 10 मेरा क्या है? n के बराबर है, जो मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 10 ली है, ठीक है। अब ये पैटर्न में एक बारी एक वैल्यू ऑफ n रख के तो डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने दो n की वैल्यूज को और रखा है। एक बारी n की वैल्यू को 5 रखा है और एक बारी n की वैल्यू को 2 रखा है, जिस तरीके से मैंने इस वाले केस के अंदर करा था, ठीक है। तो इस केस में भी जब मैंने 5 रखा n की वैल्यू तो मेरी सी आउट 5 बारी एग्जीक्यूट हुई, और जब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू को 2 रखा तो सी आउट मेरा 2 बारी एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे सी आउट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी और स्टेटमेंट इसके अंदर होगी वो सारी ही सारी मेरी जितनी भी n की वैल्यू होगी उतनी बार एग्जीक्यूट होगी। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इस वाले प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी O(n) होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो ये लूप चल रहा है इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट मेरी चलेंगी वो मेरी n के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो भी मेरी वैल्यू ऑफ n होगी उतनी बारी मेरा अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो बेसिकली ये वाला लूप और जो मैंने ये वाला लूप बनाया है ये दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के। ये वाला लूप मेरा 0 से n-1 तक चल रहा है और ये वाला जो है मेरा n से लेके 1 तक चल रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे करूं तो यहाँ पे i की वैल्यू मेरी जा रही है 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 से लेके 9 तक जा रही है यहाँ पे इस वाले लूप के अंदर वैल्यू, और यहाँ पे मेरी जो है वैल्यू जो है वो 10 से लेके 1 तक आ रही है, ठीक है। तो जो लूप मेरा चल रहा है वो n टाइम तक ही चल रहा है। अगर n की वैल्यू 10 है तो वो 10 बारी चलेगा, 5 है तो 5 बारी, 100 है तो 100 बारी, 1000 है तो 1000 बारी। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे इस लूप की, ठीक है, अगर हम देखें तो ये लूप हमारा कुछ इस तरीके से, तो यही सेम लग रहा है हमको। इंट आई इज इक्वल टू n है इस केस में भी, इंट आई इज इक्वल टू n, आई इज ग्रेटर देन 0 और i माइनस माइनस, तो हम ये चीज डिटेक्ट कर लेंगे। अगर मेरा लूप की कंडीशन सेम है इसका मतलब है कि अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n) होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को O(1) लिखा हुआ है, O(n) नहीं लिखा। अब आपको रीजन सोचना पड़ेगा क्यों, क्योंकि ये वाला जो मेरे पास इस लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स मेरी यहाँ पे चल रही हैं वो n टाइम्स नहीं चल रही हैं, वो सिर्फ एक बारी चल रही है और ये लूप मेरा एंड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया है ब्रेक का। कैसे? मैंने मान लो i की वैल्यू को 10 रखा यहाँ पे, ठीक है, 10 रखा, 10 ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सी आउट अपना नेम को प्रिंट कर दिया है। उसके बाद अगली स्टेटमेंट मेरी चलेगी, अगली स्टेटमेंट मेरी क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट है। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप जो भी करंट सिनेरियो, जो भी करंट वैल्यू चल रही होती है, जो भी सब एग्जीक्यूट हो रहा होता है लूप के अंदर, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तुरंत हम लूप से क्या होते हैं, एग्जिट मार जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इस केस में इसके अंदर सी आउट मेरा कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद मेरा ये लूप चला ही नहीं। चलो ठीक है, अब n की वैल्यू को अगर मैं 5 रख के देखता हूं तब क्या होता है। जब n की वैल्यू को 5 रखा, 5 ग्रेटर देन 0, मेरा नाम एक बार प्रिंट हुआ, उसके बाद वापस से ब्रेक हो गया। n की वैल्यू को 2 रख के देखता हूँ, i इज इक्वल टू 2 हुआ मेरा, 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, वापस से यहाँ पे ब्रेक एनकाउंटर हुआ, वापस से बाहर आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला लूप n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू पे ये एक ही बार कंडीशन चेक हो रही है, ये बाकी डिक्रीमेंट तक तो पहुंच ही नहीं रहा, उसी से पहले हम लूप से बाहर आ जा रहे हैं। जब हम लूप से बाहर आ रहे हैं और अंदर की स्टेटमेंट जब एक बार एग्जीक्यूट हो रही है और ये सी आउट जो है वो एग्जीक्यूट होने में कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट को हम O(1) से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बोल सकता हूं इस वाले प्रोग्राम की मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(1) है, O(n) नहीं है। चाहे हमने फॉर लूप की कंडीशन सेम लिखी हो इसके अंदर O(n) की तरह, लेकिन उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट ऐसी लिख दी है जो कि इसको O(n) से O(1) में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आया होगा। अब एक और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, i की वैल्यू को 1 रखा है, 1 को मैंने स्मॉलर देन n तक चलाया है और i इज इक्वल टू i प्लस 2 करा है। अब इसको एक बारी यहाँ पे i के अंदर वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। जब i की वैल्यू 1 हुई, मान लो n को मैं यहाँ पे लेता हूँ 11 लेता हूँ, ठीक है। तो i को जब मैंने 1 लिया यहाँ पे, ठीक है, i की वैल्यू 1 है, 1 स्मॉलर देन 11 होता है, हाँ होता है। मेरा नेम एक बारी प्रिंट हो गया, सी आउट कितनी बार प्रिंट हुआ, एक बारी। i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हुई यहाँ पे,
अब ये हमारा लीनियर नहीं चल रहा, मतलब कि अब दो दो के गैप में हमारा लूप चलेगा। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस टू हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, मतलब आई के अंदर 1 अभी करंट वैल्यू पड़ी है, तो 1 प्लस टू कितना हो जाएगा, 3। तो अब आई की वैल्यू मेरी 2 होने के बजाय 3 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू जब 3 होगी, 3 स्मॉलर देन 11, कंडीशन ट्रू है, मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। सी आउट कितनी बार चल चुका है अब, 2 बारी। उसके बाद वापस से आई की वैल्यू के अंदर 2 और इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5। आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, वापस से कंडीशन चेक होगा, 5 स्मॉलर देन 11, ट्रू। एक और बारी सी आउट प्रिंट होगा, सी आउट 3 बारी प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस से 2 ऐड होगा, फिर वापस से सी आउट का काउंट करेंगे हम, वापस से 2 ऐड होगा, यहाँ पे वापस से काउंट करेंगे, वापस से 9 के बाद जब मैं 2 ऐड वापस से करूंगा, 9 के अंदर 2 ऐड करूंगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 11 स्मॉलर देन 11। क्या ये कंडीशन ट्रू होती है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होती है, क्योंकि 11 और 11 बराबर होते हैं, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं होता। तो उस केस में ये कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सी आउट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, मेरा 5 बार एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि आप सिर्फ एक एग्जांपल लेके गैस नहीं कर सकते कि यहाँ पे मेरा क्या पैटर्न बन रहा है। अब आई की वैल्यू को मैंने एक बार यहाँ पे 6 या फिर 7 आप लेट कर सकते हो। जब 7 लेट करा तो यहाँ पे सी आउट जो है मेरा 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। तो जब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को एक पैटर्न नजर आ रहा है कि ये वाला जो लूप है मेरा, जो सी आउट स्टेटमेंट है, मतलब कि इस लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है मेरी, वो लगभग n/2 टाइम तक चल रही है। कैसे? यहाँ पे n की वैल्यू मैंने क्या लेट करी थी, 11। 11/2 क्या होता है मेरा यहाँ पे, अगर मैं इंटीजर वैल्यू की बात करता हूँ, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो 11/2 मेरा क्या होता है यहाँ पे 5.5 होता है। लेकिन मेरे को सिर्फ इंटीजर वैल्यू कंसिडर करनी पड़ती है, तो सिर्फ 5 वैल्यू ही कंसिडर करूंगा। इसका मतलब है कि 5 बारी मेरा लूप यहाँ पे चलेगा, अगर मैं n/2 मानता हूँ कि ये लूप मेरा n/2 टाइम चल रहा है। और यहाँ पे देखो मैं वेरीफाई भी कर लूंगा कि मेरा ये लूप के अंदर जो सी आउट स्टेटमेंट है वो 5 बारी ही चली है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 7/2 क्या होता है 3.5, इंटीजर वैल्यू क्या होती है मेरी 3, तो कितनी बार चलना चाहिए 3। और हाँ, मेरा सी आउट जो है वो यहाँ पे 3 बारी ही चल रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n/2 है, क्योंकि जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पे चल रही है, जो भी n की वैल्यू है उसके आधे बारी ही चल रही है, ठीक है। तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n/2 होना चाहिए, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ। लेकिन हमको हमेशा हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को लेके चलना पड़ता है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। n का पावर कितना है मेरा 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली O ऑफ n/2 को मैं O ऑफ n लिख के रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो क्योंकि जो हमारा ओ होता है, बिग ओ नोटेशन होता है, वो हमेशा अपर बाउंड के बारे में बताता है, ठीक है। और O ऑफ n/2 जो है वो इसका एक एग्जैक्ट बाउंड है, ठीक है। तो अगर मेरे को अपर बाउंड लेके चलूं, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को कंसीडर करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये भी मेरा O ऑफ n टाइम मैक्स तक जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर n/2 हो, n/20 हो, 30 हो, 40 हो, 100 हो, कुछ भी हो, आपको अपर डिग्री वाली टर्म को देखना होता है। n यहाँ पे अपर डिग्री वाली टर्म है, n की पावर 1 है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और लूप है मेरा, यहाँ पे i इक्वल टू 0 से लेके i स्मॉलर देन i इक्वल टू i प्लस 30 कर दिया है मैंने यहाँ पे। जैसे यहाँ पे i इक्वल टू i प्लस 2 करा है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा i इंक्रीमेंट होगा वो 30 के गैप में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको n का थोड़ा, n की वैल्यू थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी। मान लो n की वैल्यू मैं 100 रखता हूँ, ठीक है। तो i इक्वल टू 0, 0 स्मॉलर देन 100 होता है, ठीक है। मेरा नेम प्रिंट हुआ एक बारी। उसके बाद i इक्वल टू i प्लस 30, मतलब 0 प्लस 30 हो जाएगा। अब i के लिए 30 हो गई मेरी, 30 हो गई, 30 स्मॉलर देन 100 होता है, हाँ मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा, 2 बारी प्रिंट हो गया। फिर उसके अंदर 30 और ऐड होगा तो 60 हो जाएगा, दोबारा नेम प्रिंट होगा, फिर 90 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो मैंने 90 ले रखी है वैल्यू, ठीक है। तो 90 स्मॉलर देन 90, n की वैल्यू मैंने 90 लिया, ठीक है। तो क्या 90 स्मॉलर देन 90 होता है? नहीं, 90 स्मॉलर देन 90 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। उस केस में मेरा ये लूप नहीं चलेगा, और मेरा लूप कितनी बार चला? सिर्फ 3 बारी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n/30 है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला है कि n के डिवाइड में चाहे कोई भी वैल्यू हो, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म मेरी क्या है यहाँ पे n है, n की जो भी पावर होगी वही मेरा इस टोटल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बिग ओ नोटेशन, और बिग ओ नोटेशन हमेशा ही हमको अपर बाउंड के बारे में बताता है, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n) हमारी होगी, ठीक है। अब एक और भाई, एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, और बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं लूप फॉर इंट i इक्वल टू 1, i स्मॉलर देन n, i प्लस प्लस। लेकिन अब यहाँ पे है क्या कि ये हमने यहाँ पे 2 लूप को यूज करा है, और यहाँ पे हमने लूप्स की नेस्टिंग करी है। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक चीज के अंदर
कोई दूसरी चीज को इंक्लूड कर देते हैं वही सेम टाइप की, उसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। अब नेस्टिंग हम प्रोग्रामिंग के अंदर अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप की नेस्टिंग कर दिया, मतलब कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया है। वहीं पे हम इफ एल्स की नेस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा दिया है, ठीक है। और उसी तरीके से हम फंक्शंस की डेफिनेशन की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरी फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, तो नेस्टिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमने फॉर लूप की नेस्टिंग करी है, तो यहाँ पे हम स्विच ओवर होते हैं और यहाँ पे मैंने क्या करा है, बेसिकली जो हमारा बाहर वाला लूप होता है उसको हम आउटर लूप बोलेंगे और जो हमारा अंदर वाला लूप होगा उसको हम इनर लूप बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप लगा रखा है, ठीक है, और उसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिख रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या पैटर्न हमको यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी मेरी, जब आई की वैल्यू 1 होगी मेरी, तो उस केस में ये वाली अंदर वाली स्टेटमेंट हमारी चलना एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आई अगर मान लो आई की वैल्यू एन की वैल्यू को मैं 6 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1, 1 स्मॉलर देन 6 होता है, हाँ होता है। अंदर आगे लूप के जे की, अब यहाँ पे ये वाला लूप चलेगा, जे इज इक्वल टू 1 हमारा हो गया, एन की वैल्यू 6 है, 1 स्मॉलर देन 6 होता है, हाँ होता है। मेरा नेम एक बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जे प्लस प्लस हुआ, मेरा जे प्लस प्लस हुआ, जे के लिए क्या होगी 2, मतलब कि अभी मेरा ये आउटर लूप खत्म नहीं हुआ है। आउटर लूप का जो पहली वाली कंडीशन आई इक्वल टू 1 के लिए ही ये वाली कंडीशन अभी मेरी चल रही है कंटिन्यूस के अंदर, अभी ये एंड नहीं हुई है। ये एंड कब होगी, जब ये अंदर वाला फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट मेरा हो चुका होगा, तब जाके मेरा इसका एक राउंड मान सकते हो आप, या एक पास कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आई की मेरी वैल्यू 1 हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मान सकते हो ये जे की वैल्यू के लिए, जे की वैल्यू 1 के लिए मेरा सी आउट चला, जे की वैल्यू 2 के लिए मेरा सी आउट चला, जे की वैल्यू जब 3 होगी मेरी उसके लिए एक बारी सी आउट चला, जे की वैल्यू 4 के लिए एक बारी सी आउट चला, जे की वैल्यू 5 के लिए एक बारी सी आउट चला और जे की वैल्यू 6 के लिए एक बारी सी आउट चला। तो टोटल कितनी बारी सी आउट चला मेरा, 1 2 3 4 5 6 एन टाइम्स मेरा यहाँ पे सी आउट चला आई की एक वैल्यू के लिए, ठीक है। और ये आई की वैल्यू वापस से, अब मान लो अब ये चल चुका है मेरा 6 बारी, ठीक है। अब आई की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट हुई 2 स्मॉलर देन 6 होता है, हाँ होता है, ठीक है। अब ये 2 के लिए वापस से 6 बारी चला, फिर 3 आई की वैल्यू जब 3 हुई तो उसके लिए वापस से 6 बारी चला, फिर आई की वैल्यू 4 हुई, इसके बाद वापस से 6 बारी चला, उसके बाद वापस से 6 बारी चला, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 6 आई के लिए ये इंटरनली 6 बारी चला। तो मैं कह सकता हूं कि 6 × 6 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, क्योंकि 1 के लिए अगर ये 6 बारी चल रहा है तो 6 के लिए कितनी बारी चलेगा, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 होगा, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ 6 × 6 बारी चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो ऑफ n² आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने आई और जे दोनों की कंडीशन n तक लिख रखी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे बोला कि हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये उतनी बारी चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे n के वैल्यू को 6 लिया है, तो एक के लिए ये 6 बारी चल रहा है, तो 6 के लिए 6 × 6 बारी चलेगा, मतलब कि n × n बारी ये वाला लूप हमारा जो है वो चलेगा, ठीक है। और ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये हमारी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि हमारी थोड़ी महंगी होती है एज कम्पेरेबल टू अगर हम ON की बात करते हैं, मतलब कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो ON और ON² के अंदर हमारा काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं n की वैल्यू को 10 रखता हूं तो ON का मतलब क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट 10 बारी एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अगर मैं ON² वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पे लेके आ जाता हूं तो ON² के अंदर क्या होगा कि वही सेम स्टेटमेंट मेरी 100 बारी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर मेरा 100 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये वाली चीज जो है यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से मैंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हो, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।